ओके, तो बच्चों अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं यहां से फिटर का अगला सेट। यह हमारा फिटर का 0 नंबर 9 है ना। तो फिटर का सेट नंबर 09 होगा। इसमें भी मैं आपको डेली की तरह 75 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखेंगे फिटर के ये सवाल क्या है। मैं हर सेट में कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डालता हूं जिससे कि आप अपने 100 क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर सके, है ना। जैसे कि वाला सवाल देखिए, यह हमारा हेक्सा ब्लेड से बोला जा रहा है कि मृदु पदार्थों के लिए हेक्सा ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच क्या है। इन्होंने बोला है कि अगर हमें सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है, सॉफ्ट मटेरियल की हेक्सा करना है, तो बताइए इनमें से सबसे बढ़िया पिच हमारी कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा ना कि पिच क्या होती है ना। तो अगर मैं पिच की बात करता हूं तो पिच के लिए सबसे पहले आप हेक्सा ब्लेड बना लो। जैसे कि बच्चों यहां देखो, यहां पर मैंने इस तरह से एक हेक्सा ब्लेड बनाते दिखाई है ना। आप सामने देखिए ऐसे, ये देखो। तो सर यहां पर मैंने इस तरह से हेक्सा ब्लेड बना दिया ऐसे, है ना। और इस हेक्सा ब्लेड को हैंडल में फिट किया गया होगा। बच्चों ये जो ब्लेड होती है ना, इन दो ब्लेडों के बीच, दो लगातार ब्लेडों के बीच का जो गैप होता है, सर इस गैप को बताइए किस नाम से जाना जाता है। सर इसको बोलते हैं पिच। दो लगातार ब्लेडों के बीच का गैप बताइए क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। बच्चों ये जो हेक्सा ब्लेड होती है ना बच्चों, ये रखना हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। फिर सवाल ये था कि मृदु पदार्थों के लिए बताइए पिच का मान कितना रखते हैं। तो याद रखना जितने भी हमारे मृदु सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल को अगर हेक्सा करना है तो हमें उसकी जो पिच होती है वो 1.8 mm के आसपास रखी जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है सर, ये गैप 1.8 mm होगा। लेकिन किसके लिए होगा? सर ये गैप होगा हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए होगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। चलो अब आगे की बात सुनिए जब। बच्चों यहां पर मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। कुछ डेटा है जो डेटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखो, मैंने आप लोगों के सामने एक हेक्सा ब्लेड बना के दिखाया। बच्चों हेक्सा ब्लेड में ध्यान रखना, ये जो पोर्शन होता है सर इसको बोलते हैं फ्रेम के नाम से जाना जाता है, फ्रेम, है ना। ये पोर्शन हमारा हैंडल होता है। इसके साथ साथ हेक्सा ब्लेड में यहां पर एक नट लगाया जाता है बच्चों। इस नट को बोला जाता है विंड नट, है ना। बच्चों ध्यान रखना, इसको फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? फ्लाई नट बोलते हैं। और इसी को ध्यान रखना, एक और नट के नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं विंड नट। विंड नट, फ्लाई नट। दूसरी जो अहम बात है बच्चों, यहां पर एक ब्लेड लगाई जाती है। ब्लेड में ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों पर ये टसे होते हैं, है ना। और ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारे ब्लेड की लंबाई कहलाती है, ब्लेड की लंबाई। और इसी को हम लोग हेक्सा ब्लेड की लेंथ के नाम से भी शो करते हैं, लेंथ, है ना। बच्चों मार्केट में जितनी भी हेक्सा ब्लेड आती है ना, वो ज्यादातर जो है 100 mm से शुरुआत होती है उसकी लंबाई की, और 300 mm तक जा सकती है ना। 100 mm से शुरुआत होकर 300 mm तक हेक्सा ब्लेड की लंबाई जा सकती है। ओके, अब दूसरी अहम बात सुनिए। जो सवाल पूछा गया था उसका कौन सा डेटा है वो आप डेटा में याद करा दूं। बच्चों याद रखना, जब भी कभी हमें सॉफ्ट मटेरियल के लिए हेक्सा करना होता है, सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, इस तरह के सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, उनके लिए जो हम पिच रखते हैं 1.8 mm रखा जाता है, 1.8 mm। लेकिन अगर हमारे पास हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल जैसे कि टूल स्टील हो गया, टूल स्टील के साथ साथ हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, बच्चों इनके लिए जो पिच होती है वो 1.4 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 1.4 mm, यानी कम रखी जाती है। देखो जब भी कभी वर्कपीस मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है ना, तो हमें उसकी पिच को कम करना है। यानी पिच कम होने का मतलब समझ रहे हैं ना। देखो जैसे कि ये लंबाई मान लो 100 mm है, अगर 100 mm में 1.8 mm पिच है और उस पिच को हमने 1.4 mm कह दिया, यानी नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ा दी। तो जब भी कभी हार्ड मटेरियल होगा तो नंबर ऑफ कट्स या नंबर ऑफ ब्लेड्स हमें बढ़ानी होगी, इसीलिए हम कहते हैं पिच उसकी कम हो जाएगी। आप खुद मुझे बताइए, अगर इसी लंबाई में मैंने छोटी छोटी ब्लेड्स लगा दी, छोटे छोटे दांते लगा दिए, तो बच्चों छोटे छोटे दांते लगा देंगे तो पिच का मान कम हो जाएगा, लेकिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। आप देखो अगर यहीं पर ही मैं दांते जो है ऐसे बना देता, ऐसे छोटे छोटे दांते बना देता, ऐसे ऐसे, तो बच्चों यहां पर देखिए उसी लंबाई में छोटे छोटे दांते बनाने का मतलब क्या हुआ? एक तो दांतों की संख्या बढ़ गई, लेकिन देखो दो लगातार दांतों के बीच का गैप, जिसको आप पिच कहते हैं, पिच का मान कम हो जाएगा। तो जैसे मटेरियल हार्ड होता जाता है तो ध्यान रखना ब्लेड की जो पिच है वो कम होती जाती है। आप चाहे इस बात को लिख लो, मटेरियल जैसे जैसे हार्ड होगा तो बच्चों ब्लेड की जो पिच है, ब्लेड की जो पिच है
वो कम होगी, पिच कम होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, सर नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर इसके बाद एक और लिखा हुआ है, वैसे ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और बाकी एंगल के लिए लिखा है, आप इसको ना याद करो, सिर्फ इतना याद कर लो, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 1.8 mm और हार्ड मटेरियल के लिए 1.4 mm, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा जनरली mm में हो गया। कई बार ये लोग पिच का मान टीपीआई में पूछते हैं, टीपीआई मतलब थ्रेड पर इंच, ओके। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम साइज के लिए देखते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए देखते हैं, तो 14 टीपीआई के लिए होता है। 14 टीपीआई का मतलब हो गया 14 थ्रेड पर इंच, है ना। फिर इसके बाद देखिए यहां पर अगर जनरल वर्क की बात करते हैं तो 18 टीपीआई की हम लोग यूज करेंगे अपने ब्लेड को। कटिंग स्टील के लिए अगर पूछा जाए तो 24 टीपीआई, इसी तरह से हॉलो सेक्शन के लिए पूछा जाए तो 32 टीपीआई। तो 14, 18, 24, 32 कहां पर है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, ग्रेड ऑफ नर्ल रिफल्स, मतलब जो नर्लिन होती है वो बताइए इनमें से कौन सी है ना। बच्चों मैंने कई बार बताया है कि नर्लिन ना एक तरह का ऐसा ऑपरेशन होता है कि जिसमें मटेरियल ना रिमूव होता है ना जोड़ा जाता है, समझो उसका शेप बदला जाता है, शेपिंग ऑपरेशन है नर्लिन। और नर्लिन हमारी 2 तरह की हो सकती है, इनमें से एक स्ट्रेट नर्लिन हो सकती है, दूसरी हमारी डायमंड नर्लिन हो सकती है ना। नर्लिन किस मशीन में की जाती है, अगर कोई पूछे कि भैया ये बता दो नर्लिन किस मशीन में की जाती है, तो कह देना नर्लिन ऑपरेशन किया जाता है बच्चों हमारा लेथ मशीन में, लेथ मशीन में दरअसल नर्लिन की जाती है। और नर्लिन करता क्या है, तो सर नर्लिन जो है हमारे पकड़ मजबूत करता है, पकड़ मजबूत करता है हमारा क्या, नर्लिन पकड़ मजबूत करता है, ओके। चलो ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट आइए। इंक्रीज द रेट एंगल ऑफ अ मिलिंग टूल, है ना, मतलब मिलिंग टूल का अगर रेट एंगल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। जनरली भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये मेरे पास टूल है कोई, ओके, ये रेफरेंस प्लेन हो गया, ये एंगल बताइए कौन सा एंगल चलाता है, दैट इज कॉल्ड रेट एंगल अल्फा। बच्चों अगर आपने इस रेट एंगल को बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब क्या सर, रेट एंगल को बढ़ाने का मतलब आपने टूल को कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, ये तो रेट एंगल बढ़ाते समय, ये एंगल बढ़ाते समय ऑटोमेटिक जो हमारा टूल है ना, जो टूल पहले मोटा था सर वो टूल पतला हो जाता है। रेट एंगल बढ़ाने का मतलब होता है कि ये एंगल पॉजिटिव दिशा में बढ़ाना, ये है रेट एंगल बढ़ाना, है ना। तो पॉजिटिव दिशा में जैसे ही आप ये एंगल बढ़ाओगे तो टूल ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। तो सवाल लिखिए, इंक्रीज कटिंग इफिशियंसी मतलब कर्तन दक्षता बढ़ जाएगी। दूसरा है इंक्रीज टूल वेज एंगल, ये वेज एंगल इंक्रीज हो जाएगा, गलत बच्चों, ये एंगल घट जाएगा, गलत है ये। अरे ये अब देखो यहां ये एंगल कितना है, यहां ये एंगल कितना है, इंक्रीज टूल स्ट्रेंथ, गलत, टूल हमारा पतला हो जाएगा तो टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन पहला पॉइंट लिखा था इंक्रीज कटिंग इफिशिएंसी, ये एकदम सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा टूल पतला हुआ, भाई पहले रेट एंगल इतना था, बाद में रेट एंगल इतना, टूल हमारा पतला हो गया। और टूल पतला होने का क्या मतलब होता है सर, टूल पतला होने का मतलब होता है कि कटिंग फोर्स कम हो गया, और कटिंग फोर्स कम हो गया तो कटिंग इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अरे टूल जितना ज्यादा पतला होगा टूल उतना धारदार होगा, और टूल जितना धारदार होगा आपका फोर्स उतना कम होगा, ध्यान रखिएगा। चलो आ जाइए नेक्स्ट, चौथा नंबर, एटीसी बताइए, एटीसी किस तरह के समय को घटाता है। हरा बच्चों पहले आप एटीसी का पूरा नाम सुनिए कि एटीसी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना ये जो हमारा एटीसी है, इस एटीसी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टूल चेंजर। ऑटोमेटेड टूल चेंजर ये हमारे कह सकते हो एटीसी का पूरा नाम है, ऑटोमेटेड टूल चेंजर, है ना। बच्चों याद रखना ऑटोमेटेड टूल चेंजर क्या होता है, देखो होता क्या है, जब आप मशीन करते हो ना, तो मशीनिंग करते समय ना, मशीनिंग समय तो कम होता है, लेकिन फिर उसको टूल को हटाना, दूसरा टूल लगाना, मेरी बात समझो, नट बोल्ट कसना, वो समय ज्यादा होता है। तो ऑटोमेटेड टूल चेंजर क्या करता है कि आपके टूल को ऑटोमेटिक चेंज करता है, जिसकी वजह से टूल का जो समय है वो कम हो जाता है। तो टूल टाइम, कंट्रोल टाइम नहीं, एक्चुअली में इसको आप बोल रहे आइडल समय। आइडल समय का मतलब समझ रहे हैं ना सर, वो समय जिसपे कटिंग नहीं होती सर, बेकार वाला समय जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो बेकार वाला समय जो है उसको कम करना, ये इसका मेन काम होता है। आप टूल टाइम ना बोलो, टूल टाइम का मतलब तो यहां पर कटिंग टाइम से ही है, टूल टाइम का मतलब कटिंग टाइम से नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है
चलो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट कर लो। हालांकि इस तरह का सवाल जब मैंने एक दो पेपर देखे, मैं सारे क्वेश्चन मेन प्रीवियस ईयर पेपर से उठा रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाते देखिएगा, अभी इसरो का प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखा तो मैंने देखा कि इस तरह के एक दो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि इसको भी लेके चलता हूं। सवाल पहले समझना बात को, और स्ट्रोक ये जो सेपर मशीन है, सेपर मशीन से क्वेश्चन आएगा बच्चों। सेपर मशीन में इन्होंने टर्टन वेट पूछा है कि बताइए सेपर मशीन की कटिंग स्पीड क्या है। तो बच्चों याद रखना, सेपर मशीन की कटिंग स्पीड वी निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एल, ब्रैकेट में 1 प्लस m डिवाइड बाई 100। जितनी भी हमारी सेपर मशीन होती है बच्चों, सेपर मशीन की कटिंग स्पीड निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। फिर से एक बार फॉर्मूला देखिए, n इंटू एल डिवाइड बाई 1 इंटू 1 प्लस m डिवाइड बाई 1000। बच्चों इससे जो कटिंग स्पीड निकलेगी वो मीटर पर मिनट में निकलेगी। कहां से निकलेगी? मीटर पर मिनट में। अब मैं आपको समझा देता हूं पहले है क्या। बच्चों ये जो n लिखा है ना सर, इस n का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट। सर इस n का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, ध्यान रखिएगा। सर लंबाई l, सर l का मतलब है लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी बोलते हैं कई बार इसको, लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद बताइए ये स्मॉल m क्या है? सर स्मॉल m जो है ना उसका कटिंग रेशियो है, कटिंग रेशियो। लेकिन कटिंग रेशियो का मान ये 8 से कम आना चाहिए। जैसे कटिंग अनुपात 2 और 3 है तो 2/3 कर दो, तभी 1 से कम आएगा, है ना। तो 2/3 जो आएगा वो बच्चों m की वैल्यू होगी। तो आप ये सारी वैल्यू यहां पुट करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रोक बताइए कितना। सर नंबर ऑफ स्ट्रोक देखो 40 स्ट्रोक है ना, प्रति मिनट डबल स्ट्रोकों की संख्या 40 है, तो यहां हमने 40 रख दिया। लंबाई बताइए कितनी है। सर लंबाई हमारी दी रही है 300 मिलीमीटर, 300 mm। 1 प्लस m की वैल्यू है 2/3। और मेरे भाई ये तुम्हारा कितना रहा? सर ये रहा तुम्हारा 1000। ये देखो, ओके। अब तो सवाल कुछ बचे ही नहीं यार, अब तो आसान है ना। देखो कैसे बच्चों, अगर मैं थोड़ा और देखूं यहां पर तो 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले उड़ा दूं, 4 3 12, है ना। ऊपर जरा गौर से देखिए तो 5 2 7, नहीं सॉरी 5/3 आएगा। तो मेरे भाई अगर आप गौर से देखिए 3 × 12 5 × 20, यानी उत्तर जो जाने वाला है वो 20 मीटर प्रति मिनट के साथ जाने वाला है, 20 मीटर पर मिनट के साथ जाने वाला है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए अगला, छठवां नंबर देखिए बच्चों। छठवां नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमीटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ पाइप। है ना, आप बताओ इनमें से वो कौन सा माइक्रोमीटर है जो सबसे मोस्ट सुटेबल होगा थिकनेस ऑफ पाइप मापने में। जैसे कि मैं आपके सामने कह दूं कि मेरे पास ये कोई पाइप है ना, और इस पाइप की ये थिकनेस है, तो आप मुझे बताइए ये थिकनेस मापने के लिए, सर ये थिकनेस मापने के लिए इनमें से बताओ क्या है, थिकनेस मापना है। तो बच्चों इसका सही आंसर जाएगा ट्यूब माइक्रोमीटर के साथ। जो हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर होता है वो याद रखना थिकनेस को मेजर करता है। डेप्थ माइक्रोमीटर तो गहराई बताता है ना। इसी तरह से स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर चूड़ी बताता है, लेकिन ट्यूब माइक्रोमीटर ट्यूब मोटाई बताता है। चलो नेक्स्ट है बच्चों सातवां नंबर सवाल देखिए क्या है। औजार के फीट की दिशा को घूर्णन की दिशा की वही दिशा में परिवर्तित करने के लिए इनमें से देखो, एकदम आसान सवाल को इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लिया करो ताकि कंफ्यूजन न हुआ करे। बच्चों बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीड ऑफ टूल। फीड ऑफ टूल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल, यानी स्पिंडल के रोटेशन के लिए टूल की फीड की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। अरे भाई ये तो सीधा सीधा टम्बलर गियर मैकेनिज्म की मदद से हम लोग अपने स्पिंडल को लीड स्क्रू की डायरेक्शन बदलते हैं, स्पिंडल से लीड स्क्रू की डायरेक्शन बदलते हैं, और लीड स्क्रू की डायरेक्शन डायरेक्ट हमारे टूल की डायरेक्शन दे सकता है जब ऑटोमेटिक फीड देंगे, है ना। तो इस सवाल का बताइए सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, टम्बलर गियर मैकेनिज्म के साथ। नेक्स्ट आइए बच्चों अगला देखिए, रेशियो बिटवीन स्पिंडल गियर एंड स्टड गियर। ये जो स्पिंडल गियर और स्टड गियर की बात कर रहे हैं ना, ये भी हमारे टम्बलर गियर मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं। ऊपर वाला जो गियर होता है दैट इज कॉल्ड स्पिंडल गियर, नीचे वाला गियर जो होता है वो हमारा स्टड गियर। और याद रखना लेथ मशीन में स्पिंडल गियर और स्टड गियर का जो रेशियो होता है बच्चों वो कितना होता है? 1:1 होता है, यानी दोनों गियर हमारे साइज में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड किससे बना होता है बच्चों? सीमेंटेड कार्बाइड एक टूल मटेरियल है और याद रखिएगा ये टूल मटेरियल हमारा टंगस्टन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन टंगस्टन हो गया, टाइटेनियम कार्बाइड हो गया। तो टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, और कार्बाइड का मतलब कार्बन तो है ही, है ना। तो कोबाल्ट हो गया गलत, है ना। ये क्या है? टेंटेलम, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। कोबाल्ट गलत बच्चों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, कार्बन, टंगस्टन, टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों, बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ नट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। डायमेंशन ऑफ नट जो है, डायमेंशन का मतलब ढिबरी का व्यास आप किससे जो है जज करते हैं? पहला लिखा है कोर डायमीटर ऑफ बोल, हेड डायमीटर ऑफ बोल। नहीं 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 सर, देखो बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि आपके साथ पास कोई बोल्ट है और हमें यह डिसाइड करना है कि नट का व्यास क्या होना चाहिए, तो नट का जो साइज होता है ना वो हमेशा बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से आकलित किया जाता है, नॉमिनल डायमीटर से निकाला जाता है, ठीक है। तो नट का व्यास हमेशा बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है ग्रेड ए वी ब्लॉक। वी ब्लॉक दो ग्रेड में पाया जाता है, ए और बी में, है ना। तो बताइए, इन्होंने बोला है कि ग्रेड ए के लिए हम लोग किस सामग्री का यूज करते हैं? बच्चों ग्रेड ए बोला है, बी नहीं। अगर ए बोला है तो कंफर्म इसका आंसर जाएगा हाई क्वालिटी स्टील के साथ, है। तो बच्चों जो स्टेनलेस स्टील या हाई क्वालिटी स्टील है उससे हम लोग वी ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन ग्रेड ए वाला। जबकि कास्ट आयरन, सर कास्ट आयरन से वी ब्लॉक बनाते हैं ग्रेड बी वाला। नेक्स्ट आइए अगला 12वां, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे चेक करते हैं? कैसे रोके? चेक नहीं करते, कैसे रोके? बहुत बड़ी सवाल बच्चों। जब भी कभी हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं ना, तो कटिंग ऑपरेशन करते समय हमारा जो टूल है कई बार वर्क पीस से घिसता है, तो वर्क पीस से ना घिसे इसके लिए हमें जो है एक एंगल देना होता है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस एंगल। देखो जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास टूल है, हरा, तो जब हमारा टूल ऐसे आगे बढ़ता है ना, टूल ऐसे आगे बढ़ता है, तो बच्चों ये इस तरह से देखो वर्क पीस से घिसता है, तो वर्क पीस से ना घिसे इसलिए यहां पर एक एंगल दिया जाता है जिसको हम गामा के नाम से जानते हैं। और गामा को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है क्लियरेंस एंगल। ओके, तो अगर तुम्हारा टूल आगे बढ़ने पे वर्क पीस से घिस रहा है, हरा, तो आप सीधा सीधा ये जो क्लियरेंस एंगल गामा है इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। ओके, जैसे क्लियरेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे टूल हमारा जॉब के साथ घिसना बंद कर देगा। तो कैसे रोके, इन्होंने बोला कैसे रोके, तो सवाल का सही आंसर होगा क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, कई बार हम लोग के एग्जाम में ऐसे डायग्राम वाले सवाल आ जाते हैं कि आप डायग्राम को देख के बताइए इनमें से कौन सा हमारा सही है। बच्चों बेल्ट ड्राइव में बोला जा रहा है कि ये जो एक्स दिखाई दिया, ये एक्स क्या है? एट बेल्ट ड्राइव दिखाई ऐसे। तो बच्चों आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर एक पुली दिखाई रही है, और ये जो पुली है इस पुली का मेन काम होता है डोरी में जो टेंशन आ रहा है उस टेंशन को बढ़ाना, डोरी में आने वाले टेंशन को बढ़ाना, डोरी में आने वाले टेंशन को बढ़ाना, ये इस पुली का मेन काम होता है। और याद रखना ये हमारी, बताइए कौन सी पुली कहलाती है? सर जॉटी पुली कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये हमारी जॉटी पुली कहलाती है। कई बार इसको हम लोग आइडलर पुली के नाम से भी जानते हैं, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, आइडलर या फिर बिजली पुली। नेक्स्ट आइए 14 नंबर, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चला जाए, मान लो आप ड्रिलिंग कर रहे हो और ड्रिलिंग करने के दौरान जो हमारा स्पिंडल है ना वो सेंटर पे ना लग के सेंटर से दूर चला जाए, तो क्या होगा? सोच के देखिए, जैसे कि मुझे जो है इस सरफेस में, है ना, इतने mm का होल चाहिए और ड्रिलिंग करने के दौरान जो हमारा स्पिंडल है वो सेंटर से बाहर चला जा रहा है, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं सर, इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, होल का साइज बढ़ जाएगा, तो ड्रिल टूट जाएगा, गलत है, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, गलत है, रफ हो जाएगा, गलत, बनने वाले जो होल का आकार होगा मेरे दोस्त वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओवर साइज्ड होल आर मेड। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पहले समझो। ऐसे सवाल कई बार आते हैं आपके एग्जाम में और कई बार सवाल गलत भी होते हैं, मैंने कई बार इसका डिटेल बताया भी है। सवाल देखिए क्या है, एक बंधन, बंधन मतलब वही फास्टनर, फास्टनर के लिए इन्होंने जो साइज दिया है वो M5x0.8 लिखा है। मतलब आप समझे, एक तो मेट्रिक थ्रेड है, 5 mm उसका व्यास है और 0.8 mm उसकी पिच है, समझो बात को। तो मेरे भाई ऐसे एक थ्रेड हो रही,
ऐसे थ्रेड होगी। बताइए इस थ्रेड की जो पिच है वो कितने एमएम है? तो कह देना पिच हमारी है 0.8 एमएम, है ना। इस थ्रेड का व्यास कितना है? तो कह देना व्यास है हमारा 5 एमएम, मैट्रिक थ्रेड है। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि पेज के रे भाग की लंबाई 4 एमएम है, यानी जिसको हमें पेज करना है उस पेज की लंबाई कितनी है? सर पेज के रे भाग की लंबाई 4 एमएम है, देख लो। तो बताइए उपलब्ध पेचों की संख्या, उपलब्ध पेचों की संख्या। तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब हम कहते हैं कि किसी चूड़ी की पिच 0.8 एमएम है, तो 0.8 एमएम का मतलब क्या होता है? सर 0.8 एमएम का मतलब ये होता है कि 0.8 एमएम में, है ना, ये पिच है। तो बताइए 0.8 एमएम में कितनी चूड़ी बनी होगी? एक चूड़ी बनी होगी। यही मतलब होता है कि 0.8 एमएम में एक चूड़ी बनी होगी। तो जल्दी मेरे भाई बताओ 4 एमएम में कितनी चूड़ी बनी होगी? तो 4 एमएम में कितनी बनी होगी? तो 1 डिवाइड बाई 0.8 कर दीजिए, है ना, इंटू 4 कर दीजिए, बस चूड़ियों की संख्या निकलाएगी। तो 4/0.8, सर 4/0.8 हमारा बताइए कितनी चूड़ी हो जाएगी? 5 चूड़ी हो जाएगी। तो यहां बनने वाली चूड़ियों की जो संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। है ना बच्चों, क्लियर है? कई बार ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि कई बार यही चीज देकर आपको टैप का साइज निकाला जाता, पूछा जाता है टैप का साइज क्या होना चाहिए? टैप का साइज, है ना। तो बच्चों जब भी कभी टैप का साइज दिया जाए तो ये जो 5 एमएम है ना, इसमें से पिच का मान घटा देते हैं, तो टैप का साइज भी कई बार मैंने आपको निकाल के बताया होगा 4.2 एमएम। ओके, तो क्वेश्चन मेरे दोस्त ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। नहीं सही, अगला जॉब रेसिप्रोकेट, यानी जॉब हमारा किसमें रेसिप्रोकेट करता है ना। रेसिप्रोकेट का मतलब समझते हैं ना, आगे पीछे मोशन करता है। तो देखो सेपर मशीन हो, प्लेनर मशीन हो, स्लॉटर मशीन हो, अरे मेरे भाई इन तीनों में जॉब रेसिप्रोकेट करता है। इसीलिए बताइए इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है, ऑल ऑफ अबव के साथ जाएगा। तीनों में रेसिप्रोकेट करता है। 17 एक गियर के मॉड्यूल को कैसे परिभाषित करते हैं? बच्चों याद रखना गियर का जो मॉड्यूल होता है ना एम, उसका फॉर्मूला होता है पिच सर्कल का व्यास बटे दांतों की संख्या, है ना। पिच सर्कल का व्यास डिवाइड बाई दांतों की संख्या, यही किसी गियर का मॉड्यूल है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा? पिच व्यास से दंत की संख्या का अनुपात, एकदम सही। देखो ऑप्शन पर हमारा यही उत्तर मिल गया। देखिए रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू नंबर ऑफ टीथ, अडेंडम से डेडेंडम गलत, कोई होता ही नहीं है। हाँ सब आंसर गलत, पिच में अडेंडम नहीं, कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट है 18वां। बच्चों 18वां सवाल आसान सवाल है और एक बार इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। सवाल देखिए क्या है। एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल डिवीजन 19 एमएम को वर्नियर स्केल के 20 एमएम भागों में डिवाइड किया गया, है ना। मतलब सीधा सीधा ये बोला गया कि 19 एमएम को आपने 20 एमएम में डिवाइड किया, तो बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा? ओके, तो याद करो मैंने आपको बताया कि जब भी कभी वर्नियर कैलिपर का आपको लीस्ट काउंट निकालना हो, सीधा सीधा आप 1/n कर दो, ठीक है। n क्या होता है सर? n होते हैं 20 समान भाग, तो 1/20, और 1/20 का बताइए मतलब कितना होता है? लेकिन n जो है ये n, ये वर्नियर स्केल में भागों की संख्या होती है, तो वर्नियर स्केल में भागों की संख्या 20 है। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा 0.05 mm। नेक्स्ट है अगला, बताओ 19 नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। निम्नलिखित में से दोलन गति से रैखिक गति, देखो दोलन गति से रैखिक गति बदला है, हरा। दोलन गति का मतलब समझते हैं ना, जो केवल और केवल दोलन करे, पूरा चक्कर न लगाए। और दोलन गति से बताइए कौन सी गति चाहिए? रैखिक गति चाहिए। दोलन गति से रैखिक गति चाहिए, तो बताइए हम लोग इनमें से किस विधि का प्रयोग करते हैं? ओके, जैसे कि वर्म एंड वर्म व्हील, ये कब लगाया जाता है? सब ये तब लगाया जाता है जब वृत्तीय गति से रैखिक गति पानी होती है, या रैखिक के वृत्तीय गति। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, ये मैकेनिज्म बड़ी तगड़ी है जिसका नाम है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है, एक्चुअली में ये पता है कहां इस्तेमाल की जाती है? सर ये मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती है सेपर मशीन में। सेपर मशीन में जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है ना, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये वही है ना।
बच्चों इसमें क्या होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में ऐसे हमारे पास एक प्लेट होती है और इस प्लेट पे इस तरह से एक लीवर लगा होता है और ये लीवर, सर ये लीवर जो है यहां से यहां मोशन करता है और यहां एक टूल लगा होता है बच्चों ऐसे, और उसी टूल की मदद से ये टूल हमारा आगे पीछे मोशन करता है। ओके, मतलब यहां पर ये दोलन गति करेगी ऐसे और टूल आगे पीछे रैखिक गति करेगा। एक्चुअली में यही मैकेनिज्म ही इस्तेमाल की जाती है हमारी सेपर मशीन में, जिसका नाम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, इसका सही आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, सेपर में क्लैपर बॉक्स का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार रिपीट होता है ये सवाल। क्लैपर बॉक्स पता क्या करता है? देखो, जब हमारा ऐसे टूल आगे जाएगा तो टूल जब पीछे आता है मेरे भाई तो थोड़ा उठ जाएगा। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि उठेगा नहीं तो बनाई गई सरफेस को खराब कर देगा। अरे इसीलिए आप क्या बोलोगे इसको? टू लिफ्ट द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ये एकदम सही है सर, टू लिफ्ट द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, यानी वापसी वाला स्ट्रोक जिसमें कोई कटाई नहीं होती, उस समय टूल को उठा देना। सर यही हमारे क्लैपर बॉक्स का मुख्य काम होता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, टूल और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस या गैप बनाना, है ना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, इट इज नंबर टू फॉर्म ए स्मॉल लेंथ ऑफ अ टेपर ऑफ मास प्रोडक्शन। विशाल उत्पादन हेतु एक छोटे गियर में या एक छोटे टेपर का निर्माण इनमें से किससे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमें ना इस तरह का जॉब संख्या में बहुत ज्यादा चाहिए, इस तरह का जॉब संख्या में बहुत ज्यादा चाहिए, यानी छोटे टेपर को काटना है लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा। तो जब संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, तो वहां पर हम लोग फॉर्म टूल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सारे मेथड हमारे टेपर टर्निंग के हैं, चाहे वो कंपाउंड रेस्ट मेथड हो, सेट ओवर मेथड हो, अटैचमेंट हो। लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं होता। हम लोग जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जॉब है, तो जॉब को बनाने के लिए हम ऐसा ही एक फॉर्म टूल ले आते हैं ऐसे। बच्चों ये फॉर्म टूल जो है ना, इसको उसी आकार में बना देता। फॉर्म टूल का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दूं आपको। फॉर्म टूल का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी जॉब में हमें ऐसा शेप चाहिए, ऐसा शेप चाहिए, तो मेरे भाई ऐसा शेप पाने के लिए हम उसी शेप का एक टूल ले आएंगे, देखो। और जैसे जैसे ये जॉब हमारा घूमेगा तो वैसे ही शेप हमारे जॉब में भी बन जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये हमारा कह सकते हो एक तरह का फॉर्म टूल है। फॉर्म टूल वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए पूरी इंडस्ट्री फॉर्म टूल पे ही काम कर रही है। नेक्स्ट आइए बच्चों, ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या होता है ना? याद रखना, किसी भी ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल होता है वो मैक्सिमम रेट एंगल होता है। तो ये आपसे पूछे कि हेलिक्स एंगल क्या है, तो मेरे भाई हेलिक्स एंगल जो है वो मैक्सिमम रेट एंगल होता है, मैक्सिमम रेट एंगल। तो मैंने इसके बारे में शायद बताया भी आप लोगों को एक दो बार कि सर मैक्सिमम रेट एंगल हमारा बताइए कौन सा एंगल होता है? सर वो एक तरह का हेलिक्स एंगल होता है, डिल बिट में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? डिल बिट में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लैपिन से प्राप्त पूर्ण पृष्ठ के लिए बताइए कौन सी रेंज है? याद करो, मैंने आप लोगों को जब सरफेस फिनिशिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, तब मैंने आपको कहा था कि जब N12 लेते हैं, है ना, तो ये सबसे खराब सरफेस फिनिश होती है। ओके, तो कह देना ये पुअर सरफेस फिनिश होती है, सबसे खराब सरफेस फिनिश होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो सरफेस फिनिश बढ़िया होती जाती है। लैपिन बच्चों, लैपिन ना एक तरह का सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है, याद करिए। लैपिन और हॉनिन। तो बच्चों इसमें ना जो हमारी सरफेस फिनिश मिलती है वो बेस्ट मिलती है, और बेस्ट सरफेस फिनिश नीचे की ओर मिली थी, है ना। और नीचे की ओर वाला आंसर हमारा N1 से N4 वाला हो जाएगा। याद है ना? याद करो, N12 वो 50 माइक्रोमीटर की ऊंचाई का आया था, ओके, और लास्ट में जो N1 आया था वो कितना आया था? 0.025 माइक्रोमीटर की ऊंचाई का आया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला बच्चों, अगला सवाल है 100 mm व्यास के 1 मीटर की स्टील के छड़ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? एक्चुअली में ये याद करने वाला क्वेश्चन है, हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 8 मीटर लंबाई की छड़ है। कितने मीटर लंबाई की छड़ है? सर 8 मीटर लंबाई की छड़ है ना। सर इसका व्यास कितना बोला जा रहा है? सर इसका व्यास है 100 mm। इसका व्यास कितना है? सर इसका व्यास है 100 mm। 100 mm को हम लोग 10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि बताइए अगर ये स्टील की रॉड है तो इस स्टील की रॉड का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, द्रव्यमान पूछ रहा। तो मेरे भाई आप लोगों को यहां पर स्टील की डेंसिटी पता होना चाहिए, बिना डेंसिटी के देखो काम नहीं चलेगा। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 और आगे धारकता मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये स्टील की डेंसिटी। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है सर, इन्होंने द्रव्यमान पूछा है सर, निकल आएगा देखो कैसे। आपको पता है कि डेंसिटी द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व हरा गुणे आयतन। बच्चों आयतन में हमें डायमीटर देके पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो डायमीटर देके जब एरिया निकाला जाता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर। सर डायमीटर तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर बना लो, 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाया जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 0.1। सर 0.1 का स्क्वायर, लंबाई हमारी 1 मीटर है। ओके, तो आप मुझे बताओ कि इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाने वाला है, आप थोड़ा समझो। 0.1 का स्क्वायर 10⁻², -2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 78.5, पाई का मान 3.14 डिवाइड बाई 4। अब आप खुद सोचिए ये उत्तर कितना आने वाला है, कितना आएगा। अब आप आंसर की ओर देखिए सर, 3.14 डिवाइड बाई 4 ये लगभग कितना होगा 8 से कम, और लगभग अगर ये 8 से कम है तो आंसर 78 से कम आना चाहिए, थोड़ा कम आना चाहिए 78 से, और 78 से थोड़ा कम जो है वो लगभग हमारा आंसर 62 kg होगा। आप चाहे सॉल्व बिटा के देख लीजिए, ये उत्तर हमारा 62 kg के आसपास आएगा। ओके, तो कई बार हमारे पास इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, एकदम रेडी रखिए कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करने। नेक्स्ट आइए, एक बेल्ट ड्राइव में जॉकी या आइडलर पुली का क्या काम है, याद है ना जॉकी पुली। बेल्ट ड्राइव घूम रही है, जॉकी पुली क्या करता है कि ड्राइवर और ड्रिवन के बीच तनाव बढ़ा देता है ना, तो ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच तनाव बढ़ा देता है, इंक्रीज द बेल्ट टेंशन। अरे ये तो सही है सर, ये भी तो सही है। फिर इंक्रीज द आर्क कांटेक्ट, मतलब वो जो कांटेक्ट है वो बढ़ाता है। डिक्रीज स्लैकनेस, ढीलापन घटाता है, अरे बेल्ट का ढीलापन घटाता है। अरे मेरे दोस्त केवल एक नहीं, ये सारे के सारे आंसर जॉकी पुली के बारे में एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगला, हम लोग यहाँ नॉर्मल सेट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। सवाल देखिए, एक मिलिंग कटर में रेट एंगल क्या होता है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन टर्निंग टूल का था, पिछली बार मैंने टर्निंग टूल के बारे में बताया था, मतलब टर्निंग नहीं लेफ्ट टूल, टर्निंग टूल नहीं लेफ्ट टूल। तो लेफ्ट टूल के बारे में जब मैं आपसे पूछूं तो लेफ्ट टूल में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये टर्निंग टूल के बारे में आता है कि बताइए, सॉरी जब ये मिलिंग टूल के बारे में आता है कि मिलिंग टूल में कैसा रखना है, तो मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, इन सब में हमेशा हम लोग नेगेटिव रेट एंगल रखते हैं ना, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग। बच्चों ध्यान रखना इन सब में हम लोग नेगेटिव रेट एंगल फिट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का बताइए यंग मॉडुलस कितना होता है। तो मेरे भाई अगर मैं स्टील के यंग मॉडुलस की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट डेटा याद कर लो। स्टील का जो यंग मापांक होता है, एक तो 2×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कई बार इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है 200 GPa, इसी के आसपास होता है। ओके, तो स्टील का ये हमारा यंग मॉडुलस है, याद रखिएगा, और इसीलिए इसके आसपास का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट आइए, कैटरवियर आर मेनली टॉच्ड। बच्चों अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, कैटरवियर क्या होता है उस बात को समझो। अरे जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये टूल बना के दिखाया सर, फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा वो टूल, ऐसे, ये देखो सर, ये मैंने टूल बनाया है ना सर, टूल की ये रही टिप है ना बच्चों, टूल की ये वाली जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड फेस, और टूल की ये वाली जो सरफेस होती है इसको बताइए किस नाम से जाना जाता है, फ्लैंक के नाम से जाना जाता है, फ्लैंक। ये बात सबको पता है। होता क्या है कि जब हम टूल से मशीनिंग करते हैं, तो टूल से मशीनिंग करते समय ये जो टूल की टिप है ना, ये टिप एकदम नुकीले ना होके ऐसे फ्लैट हो जाती है, नुकीले ना होके ऐसे फ्लैट हो जाती है। फ्लैट हो जाने का मतलब ये जो फ्लैंक वियर है, अरे ऐसे फ्लैट हो गई, और ये किस में आता है सर, ये आता है फ्लैंक में। तो बच्चों ध्यान रखना, फ्लैंक में एक वियर आ जाता है जिससे कि हमारा फ्लैंक ऐसे 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 स्ट्रेट हो जाता है, मतलब उसकी जो वो है ना शार्पनेस है, वो शार्पनेस कम हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारा स्ट्रेट हो गया, ध्यान रखना ये फ्लैंक सरफेस में आता है,
और इसीलिए बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है, फ्लैंट वियर। ओके, फ्लैंट वियर क्या होता है सर? वियर का पहले मतलब समझे ना आप लोग, वियर। सर वियर का मतलब क्या होता है? सर वियर का मतलब होता है घिसावट, घिसावट। तो टूल में हमारी दो तरह की सरफेस होती है, एक फ्लैंट सरफेस होती है, एक फेस होता है। फ्लैंट सरफेस में ये जो घिसावट आई इसे फ्लैंट वियर कहेंगे, और ये जो हमारा फेस है ना, तो फेस में क्या होता है कि एक गड्ढा पड़ जाता है। बच्चों ये गड्ढे को बताइए किस नाम से जाना जाता है? इस गड्ढे को बोला जाता है क्रेटर वियर। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेटर वियर किस सरफेस में आता है, तो क्रेटर वियर फेस में आता है या फिर रेड सरफेस बोल सकते हैं, है ना। बच्चों इनके रीजन भी होते हैं। फ्लैंट वियर का कारण क्या है? तो फ्लैंट वियर का जो कारण होता है बच्चों, वो हमेशा याद रखना अपघर्षण होता है, अपघर्षण। ओके, होता क्या है कि जॉब के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमारे टूल को भी घिस देते हैं, बात समझो। और क्रेटर वियर का मेन कारण क्या होता है? जो गड्ढा पड़ गया, इस गड्ढे का मेन कारण क्या होता है? तो कह सकते हैं क्रेटर वियर का मेन कारण होता है सर इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। होता क्या है कि जब हम लोग धातुओं को काटते हैं तो काटते समय हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, और मेरे भाई उसी हाई टेम्परेचर की वजह से यहां से जो धातु है वो ऑक्सीकृत हो जाती है और क्रेटर वियर पड़ जाता है ना। तो क्रेटर वियर का मेन कारण बताइए हमेशा क्या बताना है? ऑक्सीकरण बताना है। और फ्लैंट वियर का जो मेन कारण है बताइए क्या बताना है? सर अपघर्षण बताना है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। ये 29 नंबर मैंने आपको पूरा बताया है, लेकिन इस बार अलग से क्वेश्चन बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि A56 K इतना 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 में 56 क्या है? देखो सबसे पहले होता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील या टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। दूसरे में आता है ड्रेन साइज, ड्रेन साइज। तो 56 हमारा ड्रेन साइज है। अरे फिर बताइए क्या आता है? फिर आता है ग्रेड, मीडियम ग्रेड है, सॉफ्ट ग्रेड है, हार्ड ग्रेड है। फिर क्या आता है सर? फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है भैया? ओपन स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद बताइए क्या आता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है, सेलिक बॉन्ड है, और फिर लास्ट में मैन्युफैक्चर कोड, है ना। तो इन्होंने 56 के बारे में पूछा है, तो 56 हमारा ड्रेन साइज होगा। अब ड्रेन साइज को ही हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? ड्रेड साइज भी बोलते हैं। देखो एक होता है कोर्स ड्रेन, फिर फाइन ड्रेन, कोर्स ड्रेन, मीडियम ड्रेन, फाइन ड्रेन, वेरी फाइन ड्रेन, ऐसे 4 तरह के ड्रेन मैंने बताए हैं आपको। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। बच्चों 30 नंबर सवाल फिर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है 9 mm पिच से युक्त एक अड्रस पिच। अड्रस पिच का मतलब वही लीड स्क्रू होता है। तो लीड स्क्रू की पिच 9 mm दे दी, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। लीड स्क्रू की पिच बताइए कितनी दे दी? 9 mm, है ना। और 6 mm की पिच से काटना है, तो बच्चों स्पिंडल की पिच कितनी दे दी? सर स्पिंडल की पिच दे दी 6 mm, ऐसे, है ना। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि परिचालक में 30 दंते। परिचालक मतलब ड्राइवर, ड्राइवर में सर 30 दांत है। ड्राइवर कहां लगा होगा? स्पिंडल के पास। ड्राइवर कहां लगा होगा? स्पिंडल के पास। तो स्पिंडल में दांतों की संख्या तुम्हें कितनी दे दी? 30। तो बोला जा रहा है कि बताइए परिचालित में दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? परिचालित मतलब लीड स्क्रू। सर लीड स्क्रू में दांतों की संख्या तुमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो दिक्कत है भाई, है ना। तो बच्चों याद करो दांतों की संख्या और पिच एक दूसरे के समानुपाती होता है, लेकिन स्पीड वित्तोमानुपाती होता है। तो अगर मुझे लीड स्क्रू की दांतों की संख्या निकालनी है ना, मतलब चलित के दांतों की संख्या निकालनी है, तो TL/TS अगर करना होगा तो यहां आ जाएगा PL डिवाइड बाई PS, क्या आ जाएगा? तो TL मुझे निकालना है, TS कितना है सर? TS है तो आ रहा 30। PL कितना है सर? PL है 9 mm, PS हमारा 6 mm। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और यहां से फटाफट आंसर भी निकाल लेंगे। 6 पंचे 30, और आप देखो TL बराबर 9 पना 45। सर 45 दांतें होने चाहिए, है तो उत्तर। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा C वाला आंसर सही होगा इस सवाल का। ठीक है, तो ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ स्टोरी देख लीजिए, बड़ा प्यारा सवाल था। बताओ नर्लिंग इज ऑपरेशन। नर्लिंग एक ऑपरेशन है, किसमें होता है? आसान है ना। नर्लिंग जो है हमारा लेथ मशीन में किया जाता है, इसके लिए हमारे पास नर्लिंग टूल भी होता है जिसकी वजह से ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल 32। प्लेनिंग मशीन में धातु को तब निकाला जाता है जब टेबल। बच्चों प्लेनिंग मशीन में धातु कब निकलती है? इन्होंने ये क्वेश्चन बोला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेनिंग मशीन में धातु कब निकलती है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही तो धातु निकलती है, बैकवर्ड स्ट्रोक तो खाली जाता है। लेकिन इन्होंने प्लेन पूछा है,
सेपिन नहीं, सेपिन में फॉरवर्ड में निकलती है ना, और प्लेनिन में बैकवर्ड में निकलती है। तो सवाल में देखो प्लेनिन पूछा जा रहा है तो कहा जाएगा प्लेनिन में धातु तब निकलती है जब हमारे पास बताइए कौन सा स्ट्रोक होगा, बैकवर्ड स्ट्रोक होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, BIS सिस्टम के अनुसार बताइए कितने तरह की फिट होती है। BIS सिस्टम के अनुसार आपको फिट बतानी है, फिट कितने तरह की होती है। तो मेरे भाई अगर BIS सिस्टम के अनुसार फिट पूछी जाए तो फिट 3 तरह की होती है, एक क्लियरेंस, इंटरफ्रेंस और ट्रांजिशन, है ना। और मैंने तीनों फिट के बारे में शायद कल के वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन थे, क्लियर होगा कि फिट हमारी 3 तरह की होती है और इनके मतलब क्या होते हैं वो भी बताया था। नेक्स्ट है 34 नंबर, एडवांटेज ऑफ कैपेसिटर एंड टरेट लेथ ओवर द लेग्स। आपको बताना है कि कैपेसिटर और टरेट लेथ का क्या एडवांटेज है लेथ मशीन की अपेक्षा। लेथ मशीन की अपेक्षा कैपेसिटर और टरेट लेथ का एडवांटेज मुझे बताइए। पहला देखिए क्या है, पहला लिखा है माउंटिंग ऑफ मल्टीपल टूल्स, ऑपरेशन एट हाई स्पीड, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लेथ, सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क। बच्चों हमेशा याद रखना जो कैपेसिटर और टरेट लेथ होती है ना, बच्चों मैं पहले सेंट्रल लेथ की बात करता हूं। देखो सेंट्रल लेथ में आप लोगों को बात पढ़ाई जाती है कि सेंट्रल लेथ में जो टूल पोस्ट यूज किया जाता है वो कैसा टूल पोस्ट यूज किया जाता है, स्क्वायर टूल पोस्ट। सेंट्रल लेथ में स्क्वायर टूल पोस्ट यूज करते हैं, मतलब कहने का ये है कि कितने टूल एक साथ लगा सकते हो सर, 4 टूल एक साथ लगा सकते हो, है ना। जबकि कैपेसिटर और टरेट लेथ में हम लोग कौन सा टूल पोस्ट यूज कर सकते हैं, हेक्सागोनल टूल पोस्ट यूज करते हैं। तो मेरे भाई अगर हेक्सागोनल टूल पोस्ट यूज करोगे, हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 फेस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 6 फेस होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप मल्टी पॉइंट मतलब कई सारे जगह से मशीनिंग कर सकते हैं, एक साथ मशीनिंग कर सकते हैं। यही रीजन है कि इसका जो यूज होता है बच्चों वो मास प्रोडक्शन में होता है। तो कैपेसिटर और टरेट लेथ का इस्तेमाल हमेशा रखना मास प्रोडक्शन में किया जाता है ना। तो इसका आंसर जो जाएगा माउंटेन मल्टीपल टूल्स, माउंटेन मल्टीपल टूल्स, यानी एक साथ कई सारे टूल्स को माउंट किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। ये सवाल का सही आंसर होगा, बाकी और कोई आंसर सही है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ये लो बच्चों, इन्होंने बोला है 35 नंबर सवाल में कि एक पिच का आकार दिया गया है, पेंच दी रही है M12 और आगे लिखा है 1.25 ऐसे। तो बताइए इसमें M क्या सूचित करता है। ऐसे बोला जा रहा है कि बताइए M क्या सूचित करता है। तो मेरे भाई M जो है कुछ नहीं है, एक तरह का मैट्रिक थ्रेड होता है, यानी M का यहां मतलब है मैट्रिक। ओके, 12 क्या होता है सर, 12 उसका व्यास होता है, मेजर डायमीटर मेजर होता है मेजर, और 1.25 mm सर उसकी पिच होती है। तो M का मतलब मेटेलिक थ्रेड, मैन मेड, नहीं 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 नहीं, आंसर इसका मैट्रिक थ्रेड के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखो डी वाला उत्तर सही होगा 35 का। नेक्स्ट आइए अगला, हीरे के बाद सबसे कठिन उपकरण, सबसे कठिन का मतलब यहां हार्ड है, हार्ड की हिंदी इन्होंने कठिन लिख दी। हीरे के बाद बताइए सबसे हार्ड उपकरण इनमें से कौन है। उपकरण का मतलब टूल होता है, तो बोला जा रहा है कि हीरे के बाद आप उसका नाम बताइए जो इन सभी में सबसे हार्ड है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा तो वैसे हीरा होता है, लेकिन हीरा जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा हार्ड है, प्राकृतिक में, लेकिन उससे भी ज्यादा हार्ड होता है CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट। रखना इसका पूरा नाम होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट। ओके, तो ये हीरे से भी ज्यादा हार्ड होता है। बच्चों वो क्रम याद कर लो, क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा हाई कार्बन स्टील, फिर हाई स्पीड स्टील, फिर कार्बन स्टील, हरा, फिर स्टेलाइट जिसको कास्ट कोबाल्ट एलॉय कहते हैं, फिर कार्बाइड, सिरेमेट, डायमंड, CBN, है ना। नेक्स्ट आइए, CNC मशीनों में किसके माध्यम से नियंत्रित की जाती है। मतलब इन्होंने बोला है कि CNC मशीन बताइए कौन नियंत्रित करता है। मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, CNC मशीन एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें प्लग की, कैमरे की जरूरत भी नहीं है। बच्चों इसके लिए प्रोग्राम्स जरूरी होते हैं। अरे आपने कोई भी प्रोग्राम सेट कर दिया, हम लोग CNC मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट आइए, ये लो अगला सवाल 38 वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होने वाला सवाल है। बोला ही जा रहा है कि काउंटर बोरिंग इज डन। काउंटर बोरिंग क्या होती है। देखो यहां पर 2 होल दिखाए गए बच्चों, जब भी कभी हम इस तरह का होल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटर बोरिंग।
काउंटर, काउंटर बोरिंग, ये हमारा काउंटर बोरिंग है ना। काउंटर बोरिंग का मतलब ये होता है कि अंदर एक होल है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस बड़ा, और बच्चों जब इसी स्पेस को शंक्वाकार बना देते हैं तो शंक्वाकार बनाते समय इसको बोला जाता है काउंटर सिंकिंग। ये हमारा काउंटर सिंकिंग होता है, या काउंटर सिंक होल बोल दीजिए, काउंटर सिंक होल। तो अगर आपने ऐसे शंक्वाकार बना दिया तो ये काउंटर सिंक होल कहलाता है, और ये हमारा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग पता कहां की जाती है? वहां की जाती है सबसे पहले तो जहां पर हमें कह सकते हो कि स्क्रू पेच का डालना है, और पेच का जो हेड है ना, सिरा है, उसको छिपाना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से की जाए। अरे आप इसके अंदर कोई भी पेच डाल दो, पेच कस दो, पेच का हेड भी अंदर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने में, है ना, जो हेड स्क्रू है ना, स्क्रू का हेड है, उसको समायोजित करने में। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर सही होगा इस सवाल का आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीवी में देखिए हम लोग स्क्रू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां एक होल बना होता है, काउंटर सिंक होल, जिससे कि उसका जो हेड है ना, वो हेड भी छुप जाता है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। आपको 5 मीटर लंबाई के काम के टुकड़े में एक सपाट सतह पे मशीनिंग करनी है, मतलब हमें ना एक 5 मीटर लंबाई के फ्लैट सरफेस में मशीनिंग करनी है। फ्लैट सरफेस में, ऐसा फ्लैट सरफेस है उसमें मशीनिंग करनी है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर मशीनिंग करनी है तो हम लोग इनमें से कौन सी मशीन चुनेंगे? अरे भाई 5 मीटर लंबा है तो बच्चों से मिलिंग मशीन बहुत छोटे जॉब में, स्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, 5 मीटर लंबाई काफी ज्यादा लंबाई होती है। तो जितने भी हमें लंबे जॉब में मशीनिंग करनी होती है, और वो भी हॉरिजॉन्टल लंबे जॉब में, तो वहां हम प्लेनिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा प्लेनिंग के साथ। नेक्स्ट आइए 40। एक छेद जिसका निचला सिरा, निचला विचलन शून्य, एक होल जिसका लोअर डेविएशन शून्य। बस यही से सवाल सॉल्व। सर अगर लोअर डेविएशन शून्य है, अगर लोअर डेविएशन शून्य है तो 101% वो होल हमारा एच टाइप होल होगा। एच टाइप होल का ही लोअर डेविएशन शून्य होता है। ये एच टाइप होल है, ठीक है। तो एच टाइप होल है, इसी का लोअर डेविएशन शून्य होता है, तो उसे किस अक्षर से शो किया जाएगा? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एस है। नेक्स्ट आइए 41। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। 20S7 व्यास का एक होल फिनिश किया जाता है। छेद का आकार सीमा के भीतर है कि नहीं है, यह मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। बच्चों होल की जांच करनी है, मैं फिर से बता दूं, हमें जो जांच करनी है वो किसकी करनी है? होल की जांच करनी है, होल की जांच। तो आप मुझे बताओ होल की जांच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कहना होल की जांच करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शाफ्ट का, शाफ्ट का। होल की जांच करने के लिए हम शाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और शाफ्ट का मतलब बताइए क्या होता है? सर शाफ्ट का मतलब होता है तुम्हारा प्लग गेज, प्लग गेज है तो उत्तर। ये देखिए लिमिट प्लग गेज, ये सवाल का सही आंसर है, लिमिट प्लग गेज, है ना। कुछ लोग वर्नियर कैलिपर बता सकते नहीं भाई, वर्नियर कैलिपर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें होल को मापना नहीं है, जांचना है। और जांचने और मापने में अंतर होता है। मापने का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, और जांचने का मतलब होता है कि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच है कि नहीं। तो सवाल का सही आंसर हमें लिमिट प्लग गेज के साथ लगाना होगा। नेक्स्ट टाइम बताओ 42 नंबर सवाल ये है कि एक गियर व्हील में 36 दांत है और 3 mm मॉड्यूल है, बताइए इसका व्यास कितना होना चाहिए? सर ठीक है सर, मॉड्यूल इन्होंने दे रखा है ना, मॉड्यूल का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? D/T होता है। मॉड्यूल हमारा 3 mm है, डायमीटर पिच व्यास मुझे निकालना है, दांतों की संख्या 36 है। तो मेरे भाई बताओ यहां से डी का मान कितना आ जा रहा है? 36 जोड़े 3 81। अरे 81 नहीं क्या उत्तर? अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे यार 36 जोड़े 3 हमारा 108 mm होता है। तो आंसर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा 108 mm के साथ, है ना। वहां थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। नेक्स्ट आइए 43। बच्चों 43 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि मशीन और मशीन टूल, सहायक उपकरण का मतलब वही टूल हो गया। वर्म एंड वर्म व्हील ड्राइव का उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग मशीन और मशीन टूल में वर्म और वर्म व्हील का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पहला आंसर लिखा है बड़े टॉर्क ट्रांसमिट करना, दूसरा आंसर है प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील, वर्म शाफ्ट से वर्म पहिया तक बड़ी गति में कमी प्रदान करना। अब मैं समझाता हूं इस बात को, सुनो, देखो इससे आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने ये बना दिया, सर ये वर्म है, ये क्या है, वर्म है, ओके। मैंने आपसे कहा कि सर ये वर्म है ना, और इसके ऊपर मैंने यहां व्हील लगा दिया, ये व्हील हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना कैडेट साथ, ओके। नीचे मैंने आपको वर्म बनाते दिखाया, ऊपर मैंने क्या बना दिखाया, व्हील। तो होता क्या है कि जब वर्म 8 राउंड घूमता है तो व्हील सिर्फ 8 दाता आगे बढ़ता है। मतलब जब इसके वर्म के हम 50 राउंड लगाएंगे, अरे इसमें 50 दाते हैं तो मान लीजिए व्हील में 50 दाते हैं, तो इसका मतलब पता क्या है, जब वर्म के 50 राउंड लगाएंगे तो व्हील बताइए कितने राउंड घूमेगा, 8 राउंड। व्हील कितने राउंड घूमेगा सर, 8 राउंड घूमेगा। तो स्पीड का रिडक्शन कहां से कहां हो रहा है, वर्म से व्हील की ओर हो रहा है, वर्म से व्हील की ओर स्पीड का रिडक्शन हो रहा है, हरा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल स्पीड रिडक्शन के लिए करते हैं, एकदम सही है, लेकिन कहां से कहां, वर्म से व्हील की ओर। तो प्रोवाइड लार्जर स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील, वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए, डी आंसर नहीं सही हो सकता। डी क्या है, प्रोवाइड लार्जर स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म व्हील टू वर्म शाफ्ट, गलत। इसमें स्पीड का रिडक्शन थोड़ी ना हो रहा, बढ़ रहा है। तो वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट में स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वर्म से व्हील में स्पीड घट रही है, ओके। तो जो चीज है वही चीज आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आइए अगला 44 नंबर। 44 नंबर बोला जा रहा है कच्चा लोहा टर्निंग के लिए कौन सा उपकरण अधिकतम काटने की गति के साथ मुड़ता है, ये सबसे उपयुक्त है ना बच्चों। उन्होंने बोला है कि अगर मुझे कच्चे लोहे में टर्निंग प्रोसेस करना है तो बताइए अधिकतम स्पीड कौन दे रहा, डायमंड दे रहा, स्टेलाइट। तो इसका सवाल का आंसर एकदम आसान है, डायमंड, है ना। इन सभी टूलों में मैक्सिमम स्पीड कौन प्रोवाइड कर सकता है, डायमंड टूल प्रोवाइड कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 45, व्हाट आर द इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट कीजिए पहले, ये सवाल ना वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। और एक्चुअली में इस तरह का सवाल मुझे पहले बताना चाहिए, मुझे लगा था कि शायद आप लोग के लेवल में नहीं आता, लेकिन जब मैंने ये देखा कि आप लोग के लेवल में आता है मेरे दोस्त, और तो मुझे लगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से कायदे में सुनना जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बात। देखो मान लीजिए मेरे पास ये कोई जॉब है और ये जॉब टर्निंग प्रोसेस के दौरान ऐसे घूम रहा है ना। मान लीजिए कोई जॉब है, ये जॉब टर्निंग प्रोसेस के दौरान ऐसे घूम रहा है ना बच्चों। इसकी सेंटर लाइन ये थी और सेंटर लाइन पे मैंने इस तरह से टूल बना के दिखाया, ये सेंटर लाइन थी और सेंटर लाइन पे, चलो मैं पहले सेंटर लाइन बना के दिखा देता हूं। मैंने इस जॉब को दिखाया और ये जॉब हमारा टर्निंग प्रोसेस के दौरान ऐसे घूम रहा है, ये इसकी सेंटर लाइन है। तो मान लीजिए हमारा जॉब जो है वो सेंटर लाइन पे है, ऐसे सेंटर लाइन पे है ना। और सेंटर लाइन पे ही देखो मैंने ऐसे टूल भी बना दिया, ये टूल हो गया मेरा, ये क्या हो गया सर, ये टूल हो गया। तो बच्चों अगर मेरा ये जॉब ऐसे घूम रहा है तो यहां पर दो चीजें होगी। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा मुझे कटिंग स्पीड v ऐसे। दूसरा कटिंग स्पीड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है बच्चा मेरे, उस प्लेन को बताइए क्या नाम से जाना जाता है, सर ये कहलाता है तुम्हारा रेफरेंस प्लेन। बताइए जल्दी से, इस प्लेन को बताइए किस नाम से जाना जाता है, रेफरेंस प्लेन। नाम आपको याद रखना है बस आप, ठीक है। एंगल याद करो बच्चों, कटिंग स्पीड के साथ जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को बोलते हैं रेट एंगल अल्फा। नहीं उल्टा मैंने बता दिया, रेफरेंस प्लेन के साथ जो एंगल बनाते हैं वो हमारा रेट एंगल अल्फा होता है, हाँ। और कटिंग स्पीड के साथ जो टूल हमारा एंगल बनाता है बच्चों वो हमारा गामा होता है, जिसको बोलते हैं क्लीयरेंस एंगल। ये गामा क्लीयरेंस एंगल है। अब मेरी बात समझ पा रहे ना, ओके। तो कटिंग स्पीड के परपेंडिकुलर जो प्लेन खींचा जाता है दैट इज कॉल्ड माय रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन के बगल वाली सरफेस बताइए क्या होती है, फेस होती है, ये फेस है। और ये क्या है सर, ये है फ्लैंक, है ना। अब सवाल देखिए क्या है बच्चों, इन्होंने बोला है कि खराद में काटने के उपकरण में निकासी कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लीयरेंस एंगल गामा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब केंद्र
की ऊंचाई के ऊपर सेट हो जाता है, यानी जो टूल है हरा, वो टूल जो है लिखा है ना कटिंग टूल इन लेंथ व्हेन इट इज सेट अबव द सेंटर हाइट, मतलब ये सेंटर ऊंचाई के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अब आप इससे बोला जा रहा है कि अगर ये टूल थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाए तो बताइए हमारे क्लीयरेंस एंगल गामा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि टूल ऊपर शिफ्ट हो जाए, हरा हरा टूल हमारा, पहले तो पहली कंडीशन सुनिए, इन्होंने कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल लिखा है, नहीं लिखा। पहली कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल टर्निंग है। कौन सी टर्निंग है? एक्सटर्नल टर्निंग है। और एक्सटर्नल टर्निंग में भी पहली कंडीशन होगी जब टूल हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाए, टूल ऊपर शिफ्ट हो जाए, और दूसरी कंडीशन बताइए कौन सी होती है? सर दूसरी कंडीशन होती है जब टूल हमारा टूल नीचे शिफ्ट हो जाए। ये सवाल का आंसर मैं एक्सटर्नल टर्निंग के लिए दे रहा हूं। तो पहली कंडीशन में बताइए टूल कहां शिफ्ट हो रहा है? सर टूल ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे भाई जैसे ही टूल ऊपर शिफ्ट हो रहा तो पता है ये डायग्राम कैसे बनने वाला है? अगर टूल ऊपर शिफ्ट हो गया तो टूल ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, है ना। जैसे टूल ऊपर शिफ्ट हो रहा तो मेरे दोस्त यहां पर इसका टेंजेंट ये हो रहा है ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर ये हो रहा। तो आप देखिए टूल जैसे ऊपर शिफ्ट हो रहा तो ये जो अल्फा है, अल्फा का मान देखो क्या हो गया सर, अल्फा का मान बढ़ गया, और ये जो गामा बना था क्लीयरेंस एंगल, गामा का मान देखो कम हो गया। तो एक चीज बस याद कर लो कि जब हमारा टूल ऊपर शिफ्ट हो जाता है दोस्त मेरे, तो अल्फा जो रेट एंगल होता है मेरे भाई वो बढ़ जाता है, और क्लीयरेंस एंगल गामा घट जाता है ऊपर शिफ्ट होने की कंडीशन। तो नीचे शिफ्ट होने की कंडीशन में क्या होगा? अल्फा घट जाएगा और गामा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है। अल्फा क्या है? रेट एंगल, गामा क्या है? क्लीयरेंस एंगल। बच्चों ये एक्सटर्नल टर्निंग के लिए है। जब भी कभी ये क्वेश्चन हमारा इंटरनल टर्निंग का आएगा तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों आंसर जस्ट उल्टे हो जाएंगे, यानी ऊपर शिफ्ट हो जाने में नीचे वाला आंसर बताना है, नीचे शिफ्ट हो जाने में ऊपर वाला। एक चीज याद कर लो कि टूल ऊपर जब शिफ्ट होगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी और गामा की वैल्यू घट जाएगी। इन्होंने क्या बोला सर? इन्होंने बोला है क्लीयरेंस एंगल निकासी कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और टूल कहां शिफ्ट हो रहा है सर? ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब गामा का मान घट जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या बोलेंगे? क्लीयरेंस एंगल गेट डिक्रीज। ये सवाल का सही आंसर है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कि क्लीयरेंस एंगल हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि आपको कई बार ये यूट्यूब पे नहीं मिला हो, लेकिन मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सवाल बोला जा रहा है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर मोटाई के आकार की एल्युमिनियम शीट का घनत्व इतना है, तो बताइए इसका वजन कितना है? ठीक है सर, निकलेगा कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सर द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। मेरे भाई घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2700 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, मोटाई 8 mm है बच्चों, 8 mm को भी हमें मीटर बनाना होगा 10⁻³ मीटर। ये लो, तो फटाफट आप मुझे बताओ इस सवाल का जो द्रव्यमान जाएगा वो कितना जाएगा? 2.7 kg। सॉल्व करके देख लीजिए जाए। ठीक है, तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। और मैं फिर से बता दूं, आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी क्योंकि आप बेसिक साइंस पढ़ रहे होंगे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 1000 से। नेक्स्ट ईयर लो, ये लो, चित्र में दिखाई गई टी कौन सी है? कई बार ऐसे डायग्राम दिखाया जाएगा और बोला जा रहा है बताइए चित्र में कौन सी टी दिखाई दे। बच्चों इस टी को जरा गौर से देखिए, तो ये जो टी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, हरा, मतलब इसमें टेपर ही नहीं है। देखो सैडल की हो नहीं सकती क्योंकि सैडल की में यहां खांचा नहीं होता। उसके बाद फ्लैट सैडल की भी नहीं होती, संक की भी नहीं हो सकती, है ना बच्चों। जो संक की होती है ना उसमें टेपर होते हैं, और इसका सही आंसर जाएगा फीदर की के साथ, क्योंकि फीदर की जो है ना वो पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। आप देखो ना पैरेलल है एकदम। तो पैरेलल की जब भी कभी आपको लगानी हो दैट इज कॉल्ड बाय फीदर की। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 नंबर सवाल देखिए क्या है? सीमाओं और फिट की एसआई प्रणाली में जहां शाफ्ट के आकार को
विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं, बताइए उस सिस्टम को क्या नाम से जाना जाता है? सर शाफ्ट के आकार को बदलना है। ध्यान सुनिए, हमें शाफ्ट का आकार बदलना है, कभी छोटी शाफ्ट, कभी बड़ी शाफ्ट, कभी लंबी शाफ्ट। तो शाफ्ट का आकार बदलना है तो फिक्स किसे किया गया होगा? होल को। और जब होल को फिक्स किया जाता है बच्चों मेरे, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है होल बेसिस सिस्टम, है ना। तो होल को फिक्स करके शाफ्ट का आकार बदलना, होल बेसिस सिस्टम। शाफ्ट को फिक्स करके होल का आकार बदलना, होल बेसिस सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो फिर से। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है? जिसमें होल फिक्स हो जाए, होल फिक्स हो जाए। ठीक है, बदलना किसको है? शाफ्ट को। शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होगा? सर शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा जिसमें शाफ्ट फिक्स हो जाए। तो जब शाफ्ट फिक्स हो जाती है तो बदलना किसे होगा? होल को। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ। पीसने वाले पहिए का ड्रेन का आकार इंगित करता है, और इन्होंने बोला बहुत महीन आकार। बच्चों ये तो मैंने आपको शायद बताया था, 4 तरह के ड्रेन होते हैं। एक होता है कोर्स ड्रेन, और एक होता है मीडियम ड्रेन, एक होता है फाइन, एक वेरी फाइन। जैसे कि 10 से 20 अगर दाने हैं तो कंफर्म ये कोर्स ड्रेन में आएगा, है ना। 30 से 60 ये मीडियम में आएगा, ओके। और 80 से 180 सर ये फाइन ड्रेन में आएगा, ये आएगा तुम्हारा फाइन ड्रेन में। और बच्चों अगर 220 से 260 के आसपास जा रहा है तो ये किसमें आएगा? सर ये आएगा वेरी फाइन ड्रेन में, वेरी फाइन ड्रेन, ओके। तो ये ड्रेन ऑफ साइज है, और पूरा डिटेल मैंने एक बार पीडीएफ में आपको पूरा बताया हुआ था, चार्ट लाके। हरा सवाल देखिए बच्चों, 50 नंबर सवाल है। द फाइल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज। बताइए साइज के अनुसार कितनी तरह की फाइल्स होती है? बच्चों साइज के अनुसार बहुत सारे तरह की फाइल होती है, जैसे फ्लैट फाइल भी होती है, राउंड फाइल भी होती है, हाफ राउंड फाइल भी होती है, स्क्वायर फाइल भी होती है, ट्रेंगुलर फाइल भी होती है। ये सब किसके अनुसार है? सर ये आकार के अनुसार है। हैंड फाइल भी होती है, नाइफ एज फाइल भी होती है। तो ये सब हमारे फाइल के प्रकार बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे डी के साथ जाने वाला है। ये अकॉर्डिंग टू हमारा किसके साथ है? सर अकॉर्डिंग टू साइज टेबल। नेक्स्ट आइए 51 नंबर। बच्चों 51 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से किस सामग्री की उच्चतम ऊष्मा चालकता है? आप मुझे बताओ इसमें से किसकी ऊष्मा चालकता उच्चतम है? तो आपको बता दें सोडियम हो गया। सोडियम तो भैया नहीं, हाँ बच्चों इसका सही आंसर कॉपर के साथ जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा तो चांदी की होती है, लेकिन जब चांदी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप कॉपर लगा दो। यानी इन सभी पदार्थों में कह सकते हैं कि कॉपर की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होगी। हमारे पास जो है केमिकल यूज किए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो थर्मिक वेल्डिंग होती है जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का फॉर्म वो यूज करते, मिक्सचर यूज करते, थर्मिक वेल्डिंग कहलाता है। और इसका रेशियो भी कई बार पूछा जाता है, ये रेशियो कितना होता है? 1:3 के साथ। और इसका यूज ध्यान रखना इलेक्ट्रिक लाइंस, या यूं कहिए कि जो हमारी वो होती है रेलवे लाइंस, उसको जोड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यही हमारी केमिकल वेल्डिंग भी है। 53 नंबर सवाल है, एक्सटर्नल टेपर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? भैया टेपर हमारा कैसा है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल टेपर समझते हैं ना? तो अगर मैं एक्सटर्नल टेपर की बात करता हूं कि एक्सटर्नल टेपर है, तो एक्सटर्नल टेपर हुआ क्या? पहली बात तो बाह्य टेपर यूज करना है। तो बाह्य टेपर इसको मापना है, ऐसा टेपर मापना है। तो ऐसा टेपर मापने के लिए हमें क्या चाहिए? रिंग गेज चाहिए। तो टेपर रिंग गेज, ये सवाल का सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ, टेपर रिंग गेज के साथ। नेक्स्ट आइए, द डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल। मतलब ब्लाइंड होल का मतलब ये हुआ कि अंधा, जो ब्लाइंड होल का मतलब सोचते हैं जो होल दूसरी ओर ना खुला हो, एक ही ओर खुला हो। तो डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल वो कैसे निकाले? 1 ईयर हाइट गेज। गलत, हाइट गेज से थोड़ी निकाल सकते बच्चों। इसका सही आंसर जाएगा 1 ईयर डेप्थ गेज। 1 ईयर डेप्थ गेज की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लाइंड होल की गहराई माप सकते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है, वायर गेज आर यूज्ड। वायर गेज बताइए क्या करता है? वायर गेज का इस्तेमाल, ये सब गेज है। वायर गेज का इस्तेमाल का मतलब यह है कि आप एक ऐसा गेज यूज कर रहे हैं जिससे वायर की मोटाई मापी जा रही है ना। तो टू मेजर द वायर थिकनेस, या फिर वायर का व्यास मापा जा रहा है। भाई व्यास को मापना ये भी तो वही है, वायर की मोटाई मापना या वायर का व्यास मापना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, मार्टेनसाइट इज फॉर्म। मार्टेनसाइट कब बनता है? बच्चों ध्यान रखना, मार्टेनसाइट तब बनता है जब हमें क्वेंचिंग कराते हैं। क्वेंचिंग का मतलब तेजी से ठंडा कराते हैं। याद करो, जब हम लोग हार्डनिंग करनी होती है, क्या करनी होती है? हार्डनिंग। तो हार्डनिंग करते समय
हम लोग अपने स्टील को गर्म करते हैं और पानी में तेजी से ठंडा कराते हैं, जिसके बाद मार्टेनसाइट बनता है और मार्टेनसाइट बनने की क्रिया हमारी क्वेंचन कराती है, इसके बाद मटेरियल हार्ड हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, बेरिंग के अंदर शाफ्ट के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग के अंदर शाफ्ट के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये सर क्या है, सर ये मेरे पास शाफ्ट है, ऐसे ऐसे है ना, और इस शाफ्ट के अंदर ये मैंने लगा दी बेरिंग, ये क्या लगा दी? बेरिंग, है ना। तो बच्चों ये जो बेरिंग लगाई है, तो बेरिंग का के अंदर जो शाफ्ट का ये हिस्सा है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो बेरिंग के अंदर शाफ्ट का जो हिस्सा होता है सर, उसको बोला जाता है जर्नल। क्या नाम से जानते हैं? जर्नल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किस मशीन में टूल और वर्कपीस केवल स्थानांतरित गति करते हैं? आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी मशीन है जिसमें टूल और वर्कपीस केवल स्थानांतरित गति करते हैं, मतलब केवल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, है ना। बच्चों लेथ मशीन में हमारा टूल तो रेसिप्रोकेटिंग करता है, लेकिन जॉब रोटरी करता है। ड्रिलिंग मशीन में तो जॉब स्थिर रहता है, टूल रोटरी करता है। ग्राइंडिंग में भी रोटेशन होता है, लेकिन देखो सेपर मशीन एक ऐसी मशीन हो सकती है जिसमें टूल भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और जॉब हमारा स्थिर रहता है। यानी जॉब स्थिर रहने का मतलब क्या हुआ सर? जॉब स्थिर रहने मतलब जॉब भी रेसिप्रोकेट करता है। जब हम फीड देते हैं ना इधर उधर, फीड देने का मतलब जॉब को भी रेसिप्रोकेट ही कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। वेल्डिंग करते समय एक व्यक्ति को, आप बताइए इनमें से कौन सा ऐनक यूज करना चाहिए वेल्डिंग करते समय? देखो भाई, जब भी कभी हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो हमेशा हमें डार्क ग्लासेस सन यूज करने चाहिए। डार्क ग्लासेस शील्ड क्या काम करती है कि सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, आपकी आंखों तक नहीं जाने देती, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कंटेन, यानी फायर एक्सटिंग्विशर, अब देखो जो हमारे अग्निशामक वाले यंत्र होते हैं, तो अग्निशामक यंत्र वाले में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो जितने भी हमारे अग्निशामक यंत्र है उसमें होता है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन के अनुसार दिया है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, है ना। देखो सेफ्टी वाला पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को बेसिक साइंस में पढ़ा रखा है ना, और वहां मैंने बेसिक साइंस में सेफ्टी के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रखी है, इसलिए मैं यहां सेफ्टी के क्वेश्चन नहीं डालता हूं। इवन मैं यहां ड्राइंग के भी क्वेश्चन नहीं डालता हूं, क्योंकि ड्राइंग भी बहुत ज्यादा वहां पढ़ा रखी है और ड्राइंग उसमें आएगी भी नहीं। अब ये मत सोचो कि इसमें ड्राइंग आएगी, नहीं आएगी, लेकिन जनरली जब आप दूसरा कोई पेपर देते हो तो उसमें ड्राइंग के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहां पर ड्राइंग के क्वेश्चन जो है आपको ट्रेड में नहीं मिलेंगे, है ना। सवाल देखिए, ऑक्सीएसिक्लीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? बच्चों ऑक्सीजन का कलर पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर ध्यान रखना काला होता है, जबकि एसिटिलीन के सिलेंडर कलर मेहरून होता है। तो एसिटिलीन ऑक्सीजन का काला और एसिटिलीन का कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? मेहरून बताना है। नेक्स्ट है याद रखो, इन 1 ईयर हाइट मैट्रिक्स या हाइट गेज द स्केल डिवीजन, अच्छा 1 ईयर हाइट गेज में हम लोग स्केल डिवीजन किसमें करते हैं, है ना। बच्चों स्केल डिवीजन कभी भी बेस में तो कर नहीं सकते, गलत है। आप खुद मुझे बताइए, स्केल के डिवीजन जो करना है क्या वो बेस में करेंगे? आधार में नहीं, एक्चुअली में वो डिवीजन करते हैं हम लोग किसमें सर? बीम में करते हैं, बीम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है वी बेल्ट का आमतौर पे एंगल कितना होता है? सर वी बेल्ट का एंगल पूछ रहा है ना, तो वी बेल्ट यूज करते हैं हम लोग, और इसका जो एंगल होता है वो 30 से 40 डिग्री होता है ना। इसमें ट्रपेजोडियल बेल्ट भी यूज करते हैं, उसके ग्रूव्स बने होते हैं, उन ग्रूव्स का एंगल 30 से 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट आइए, रबड़, हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है। रबड़ इज खाली जगह इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। बच्चों एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है आप लोगों से कि रबड़ और माइल्ड स्टील में बताइए कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, रबड़ और माइल्ड स्टील में माइल्ड स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। आपको लगे रबड़ जल्दी खींच जाता है, बच्चों जल्दी खींचने से मतलब नहीं है, मतलब होता है कि कौन ज्यादा फोर्स तक, कौन ज्यादा ताकत तक अपने अंदर इलास्टिसिटी बरकरार किए है। तो रबड़, और ध्यान रखना माइल्ड स्टील में रबड़ कम इलास्टिक होता है, माइल्ड स्टील ज्यादा, तो रबड़ इज लेस इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर बी। रबड़ की प्रत्यास्थता कम होती है, माइल्ड स्टील की ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, धातु के किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन करता है? यार आप बताओ धातु का कौन सा गुणधर्म है जो शॉर्ट लोड, मतलब ऐसे इंपैक्ट लोड सहन करता है? तो बच्चों इंपैक्ट लोड सहन करने के लिए वैसे इन्होंने जो ऑप्शन बनाया दोस्त मेरे, वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। हार्डनेस और ब्रिटलनेस तो हो ही नहीं सकता। बच्चों इसका जो सही आंसर जाना चाहिए था वो जाना चाहिए था टफनेस। अब हो सकता है कि इंग्लिश या हिंदी बनाते समय इन्होंने जो है उल्टा सीधा कर दिया हो,
याद रखना, इसका सही आंसर टफनेस के साथ जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखना, इंपैक्ट लोड सहन करने के लिए उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डेट इज कॉल्ड टफनेस। हिंदी इंग्लिश बनाते समय मुझे लगता है यहां मिस्टेक हुई है ना, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि इंपैक्ट लोड के लिए हमें टफनेस जरूरी है। सवाल देखिए लग रहा है, यदि 240 mm पिच व्यास किसी गियर के लिए 40 दाते हैं तो मॉड्यूल बताइए। सर मॉड्यूल का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया गया है, डी बाई टी। डी कितना है 240, टी कितना है सर 40, तो कितना हो जाएगा 4 छन के 24। तो आंसर इसका जाने वाला है मॉड्यूल का ऑप्शन नंबर डी के साथ, सर 6 के साथ। नेक्स्ट है अगला, बीआईएस सिस्टम में 18 ग्रेड की टॉलरेंस होती है, आपको वो 18 ग्रेड बताने हैं, है ना। बीआईएस सिस्टम में याद करो 18 ये गलत है सर, पहली बात तो ये गलत है 101%। फिर IT 01 होता है, फिर 0 से 16, IT 01 0 से 16 ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। याद करो बीआईएस के अनुसार 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, शुरुआत IT 01, IT 0, फिर IT 1, IT 2 ऐसे 16 तक। तो 16 और 17 ये हो गए 0 से 16 और 8 वो 18, तो टोटल 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। ध्यान रखिएगा। ड्रिलिंग जिग का उपयोग किसमें करते हैं, पहला आंसर है प्रोटोटाइप वर्क, रिपेयरिंग वर्क, मास प्रोडक्शन। बच्चों ड्रिलिंग जिग का मतलब समझते हैं, जो जॉब को होल्ड भी करे और टूल को गाइड भी करे, है ना। एक्चुअली में इन जिग्स का इस्तेमाल मेन जो होता है बच्चों वो होता है मास प्रोडक्शन में। रिपेयरिंग वर्क में हाँ हो सकता है, सॉरी रिपेयरिंग वर्क में भी हो सकता है, एकदम सही। प्रोटोटाइप वर्क में भी हो सकता है। इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज लगाइएगा। लेकिन ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग मास प्रोडक्शन लगाते। मास प्रोडक्शन बच्चों जिग्स का इस्तेमाल मेनली मास प्रोडक्शन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए पी। बच्चों अगला सवाल है 69 नंबर, पी और क्यू क्रमशः एक तरह की फिट दिखाई दी है, आपको बताना है कौन सी फिट है। आसान सवाल है, देखो सबसे पहले आप यहां देखिए 69 में ऊपर यहां होल है और नीचे साफ्ट है, यानी होल का साइज बड़ा है, साफ्ट का साइज छोटा है। अगर होल बड़ा है मेरे भाई, होल ऊपर है ना, तो ये हमारे क्लियरेंस फिट होगी। या सॉफ्ट बड़ी है, होल छोटा है, होल छोटा है, इंटरफेरेंस फिट होगी। तो पी हमारा क्लियरेंस और क्यू हमारा इंटरफेरेंस। समझो बात को, कहीं पर भी ट्रांजिशन फिट बनी नहीं। ट्रांजिशन फिट तब बनती जब इनके साइज आपस में मिसमैच करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए ऊर्जा की यूनिट क्या है। कई बार जनरल फिजिक्स से सवाल भी आते हैं, है ना। तो ऊर्जा की यूनिट वाट नहीं होती सर, ऊर्जा की यूनिट न्यूटन नहीं होती, न्यूटन पर मीटर भी नहीं होती, जूल सर ये ऊर्जा की यूनिट होगी, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आइए, धारा की यूनिट। धारा भी एकदम क्लियर है, जैसे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। धारा की यूनिट की बात करते हैं बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है। नेक्स्ट आइए, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहला देखिए, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, देखे कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही, मुंह पर छींटे मारे, कपड़े ढीले करे। वैसे तुरंत इन्होंने बोला है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुरंत, है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर जाना चाहिए मुंह में छींटे मारे, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो आदमी मतलब जिंदा है या फिर नहीं, है ना। मुंह में छींटे मारे, सबसे पहले यही व्यवहार होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, रिवेट छिद्र के केंद्र से प्लेट कोर तक की न्यूनतम दूरी क्या है। बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई प्लेट है और इसमें मुझे रिवेट लगानी है, तो रिवेट लगाने के लिए मुझे होल्ड करना होगा। तो होल्ड करने के लिए जो किनारे से मिनिमम दूरी होनी चाहिए, ये दूरी सर, ये मिनिमम दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 2d होनी चाहिए, 2d, है ना, 2d होनी चाहिए। अगर आपने इतनी दूरी नहीं रखी ना तो होल्ड करते समय हो सकता है वो टूट जाए, प्लेट फट जाए, है ना। तो रिवेट का फेलियर भी हो सकता है। तो किनारे से जो दूरी होनी चाहिए ना किसी भी रिवेट की, वो कितनी होनी चाहिए सर, 2d होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग करते समय कौन सा मिश्रण यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग में कौन सा मिश्रण यूज करते हैं, तो कहना गैस वेल्डिंग में हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। स्थायी बंधन के लिए मतलब परमानेंट, इन्होंने बोला है कि फास्ट ट्रेन कौन सी, परमानेंट फास्ट ट्रेन। अब देखो स्टड ये परमानेंट नहीं हो सकता, खोल ठाल के आप अलग कर सकते हो, टी परमानेंट नहीं हो सकता, पिन परमानेंट नहीं हो सकता। हाँ लेकिन इन सभी की तुलना में रिवेट जरूर परमानेंट है, हालांकि रिवेट को सेमी परमानेंट बोला जाता है। लेकिन जो ऑप्शन बनाए गए उस ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, स्टड टी और पिन ये हमारे परमानेंट नहीं हो सकते, इसीलिए हम लोग यहां पर आंसर लगा सकते हैं रिवेट को। ठीक है,
तो बच्चों यहां पर हमारे पास कह सकते हो कि इसका सेट नंबर 09 खत्म हो जाता है फिटर का। अब मेरा 10वां सेट एक और बचा हुआ है, वो आज तो नहीं अपलोड होगा, शायद हो सकता है कि कल 14 तारीख को आपको मिल जाएगा, सुबह सुबह ही मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में 10वें सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे बच्चे की जो सेट है ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिसको भी शेयर करना उसको शेयर कीजिए, कह दीजिए कि एक बार पूरा लगा लो भैया, और लगाने के बाद देखिएगा क्वेश्चन इन्हीं से फंसेंगे। चलो फिर थैंक यू वेरी मच।